ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ की कोई संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। दूसरी तरफ बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई खबर भी आपको दिखाएंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा बागेश्वर बोले, बंगाल में हिंदुओं को डराया जा रहा है, तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने सनातन से सीखने की नसीहत दी है। खबर दिल्ली से, जहां सीबीआई ने विदेशी फंडिंग में फर्जीवाड़े के शक में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर छापेमारी की। आम आदमी पार्टी बोली, सियासी बदला ले रही है केंद्र सरकार। लेकिन सबसे पहले और अब बात बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की, जिसके खिलाफ आज कूच बिहार में एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। लेकिन दिक्कत यह थी कि इस प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हाथों में भगवा झंडा लेकर एबीवीपी के ये सदस्य ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कूच बिहार के डीएम का दफ्तर घेरने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भारी सुरक्षा बल मौजूद था। जैसे ही ये प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल के पास पहुंचे, एक अधिकारी ने इनसे प्रदर्शन की अनुमति वाला कागज मांगा, लेकिन इनके पास वो कागज नहीं था। सुरक्षा बलों ने इन्हें प्रदर्शन खत्म करने को कहा, लेकिन ये नहीं माने और सड़क पर ही बैठने की बात करने लगे। पहले बहस हुई, फिर माहौल गर्म हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों को लाठी लेकर दौड़ा दिया। जैसे ही लाठियां पड़नी शुरू हुई, ये प्रदर्शनकारी भगवा झंडा सड़क पर ही फेंककर भागने लगे। काफी दूर तक इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक रिक्शे वाले को पकड़ा, जिसके रिक्शे पर भगवा झंडा लगा हुआ था। पुलिस की लाठी के डर से कई प्रदर्शनकारी पास में मौजूद नदी में कूद गए। बाद में सुरक्षा बलों ने इन्हें गाड़ी में बैठाया और यहां से ले गए। बंगाल में हुई हिंसा को हिंदुओं के उत्पीड़न से जोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता शहर शहर ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हुआ है। कार्यकर्ता के हाथ में तिरंगा था तो किसी के हाथ में भगवा झंडा। ये लोग ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार से मांग की कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि धारा 356 का इस्तेमाल, जो कि बिल्कुल ठीक समय है, लगाकर हिंदुओं का उत्पीड़न करने वाली ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में सफेद रंग से बनाया हुआ कागज का बक्सा भी था, जिसमें ऊपर की तरफ लिखा था आवास ममता बनर्जी और नीचे लिखा था आवास ममता बानो। हालांकि अलग बात है कि इन लोगों को बानो भी सही से लिखना नहीं आया और बानो की जगह वानो लिखा। इसी तरह बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में सफेद रंग के पेपर थे, जिस पर पश्चिम बंगाल को छोटा पाकिस्तान बताया गया था। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विरोध में देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान बताया जा सकता है? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मुद्दे पर हिंदू धर्मगुरुओं ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुद्दा इस बात को बनाया जा रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुर्शिदाबाद की हिंदू महिलाओं को पलायन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है, हिंदुओं को डराने के लिए। कथावाचकों के निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी हैं, फिर चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर प्रदीप मिश्रा। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रहे हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री। प्रदीप मिश्रा राजस्थान के रतनगढ़ में कथा कर रहे थे और भगवान की लीलाएं सुनाते सुनाते वो पश्चिम बंगाल तक पहुँच गए। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही। तो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है। उधर बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि ये कथावाचक बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं।
मुर्शिदाबाद में लोगों के पलायन और महिलाओं से कथित छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए ममता सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। उधर बीजेपी के नेता हिंसा की जांच एनआईए से कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मुर्शिदाबाद के सुत्ती, धुलियान और जंगीपुर समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की थी और आरोप लगे थे कि यहां उपद्रवियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के कारण ही सैकड़ों महिलाओं ने घर छोड़ दिया और अलग अलग जिलों में रिश्तेदारों के घर चली गई। इस मामले पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। हालांकि इन आरोपों की जांच ममता सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने भी शुरू कर दी है। उधर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी इस मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंच गए। एनआईए शुड कम एंड टेक अप द मैटर। वी वांट एनआईए जांच होना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क से कोर्ट तक पहुंच गई है और उसके विरोधी कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है। जहां उनकी सरकारें नहीं बन पाती वहां बीजेपी के लोग दंगे करवाते हैं, उनको हॉबी है ये। उधर कांग्रेस पूछ रही है कि अगर हिंसा सुनियोजित तरीके से हो रही है तो केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा होता दिख रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम हो रहा है। प्रोजेक्ट में भारत की मदद कर रहे जापान ने 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त देने का ऐलान भी किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जापान भारत को शिंकानसेन E3 और शिंकानसेन E5 मॉडल की बुलेट ट्रेन देगा। दोनों बुलेट ट्रेन की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब तक 360 किलोमीटर का कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2026 और 27 तक यहां बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच कुल 12 स्टेशन होंगे। कॉरिडोर बनने के बाद बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की 508 किलोमीटर की दूरी को महज 3 घंटे में तय करेगी। अभी दुरंतो एक्सप्रेस से ये जो सफर है वो 5.5 घंटे में पूरा होता है, जबकि नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन 7 से 8 घंटे में ये दूरी तय करती है। मेरठ में लकड़ी की 2 दुकानों में आग लगने के बाद पूरा इलाका आग की लपटों से धधक उठा। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की वजह से इलाके के लोग सो नहीं पाए। डर के साए में लोग खुद से ही आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लकड़ियों पर लगी आग उनके बाल्टी या मग से पानी डालने पर कहां ही बुझती। आखिरकार दमकल विभाग की गाड़ियां जब आईं, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। आग का यही तांडव छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी दिखा, जहां राइस मिल में आग की लपटों के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छाया था। बताया गया कि आग लगने से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस काले धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बिहार के नालंदा जिले में एक सनकी युवक ने एक तरफा इश्क के जुनून में लड़की और उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। इस खूनी वारदात से लोग सन्न रह गए हैं। ये तस्वीरें धुंधली इसलिए हैं क्योंकि जमीन पर पड़े मां बेटी के शव और खून को आप देख नहीं पाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। वारदात बिहार के नालंदा के सिलाव की है, जो बुधवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। एक सिरफिरे युवक ने डबल मर्डर को अंजाम दिया और 12 दिन बाद जिस घर में शहनाइयां गूंजनी थी वहां अब मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि 22 साल की पूनम की शादी तय हो गई थी। आरोपी का नाम मनीष है और पूनम के भाई का परिचित है। घर आता जाता था और एक तरफा प्यार करता था, लेकिन पूनम की शादी तय होने की बात से वो भड़क गया था। बुधवार शाम घर पहुंचा, दरवाजे पर ही पूनम की मां को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर पूनम बाहर आई तो उसे भी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। एक आरोपी व्यक्ति जिसका नाम मनीष कुमार है, वो आए और उन्होंने फायरिंग की घटना की है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती और एक महिला का जो है उसमें निधन हो गया है। बात अब वक्फ कानून की करते हैं। देखिए, सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ शर्तें इस पर जरूर लगा दी हैं। इस केस में केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब भी देना है।
सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अंतरिम आदेश दिया उसमें वक्फ के नए कानून के 2 प्रावधानों पर सीधे तौर पर रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति में बदलाव नहीं होगा, पहले जैसी स्थिति में ही रहेगी। वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। यानी अब केंद्र सरकार अगले 7 दिनों में जवाब देगी। वहीं कानून के विरोध में याचिका दाखिल करने वालों को उसके बाद 5 दिन में जवाब देने को कहा गया है। वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्तियों के कागज नहीं है, जो संपत्तियां वक्फ बाय ओरल थी, ओरल वक्फ थी, उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है। तो सरकार ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस कोर्ट के ऑर्डर में इवन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कवर्ड होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाले अपने लिए बड़ी राहत की तरह देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल बहस के दौरान जिस तरह का रुख बेंच ने दिखाया था, उसके बाद आज सरकार के पक्ष में फैसला जाने की उम्मीद कम ही थी। ऐसे में अंदेशे के बाद आज सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं। कानून के कुछ हिस्से को देखकर रोक सही नहीं है। हमने लाखों लोगों से बात करके कानून बनाया है। आम लोगों के हित के बारे में भी सोचना जरूरी है। आपका रोक लगाना बेहद ही सख्त कदम होगा। गुजारिश है आप मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दें। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से यह कहा गया कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। फिलहाल हम 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अभी मैं कानूनी जिरह पर नहीं हूं। 1 हफ्ते में कुछ भी नहीं बदलेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 1995 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बात तो कानून का हिस्सा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो। तुषार मेहता ने कहा कि हम इसका पालन करेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले ही जिस तरीके की स्थिति है उसी में रहने दिया जाए। तुषार मेहता बोले कि सरकार 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करना चाहती है, तब तक बोर्ड और काउंसिल में नियुक्ति नहीं होगी। फिर सीजेआई ने निर्देश दिया कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। सरकार 7 दिन में और याचिकाकर्ता उसके अगले 5 दिन में जवाब दे। याचिकाकर्ता सिर्फ 5 याचिकाएं ही दे। सबको सुनना संभव नहीं है। 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। उसके बाद पता चलेगा कि वक्फ संशोधन कानून का भविष्य आखिर क्या होगा। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में जबरदस्त शोर उठ गया है। अंतरिम आदेश के बाद फिर से नए कानून पर चर्चा छिड़ गई है। वक्फ कानून पर सुप्रीम रुख से विपक्ष से अपनी जीत की तरह मान रहा है और इस फैसले को न्याय बता रहा है। ये 2 बिंदुओं पे स्टे लगना सीधा तौर के ऊपर मोदी सरकार की हार है और आगे पूरी उम्मीद है कि जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे भी न्याय करेगा। हमें इस चीज़ की खुशी है और जो एक उम्मीद लोगों की, पूरी सिर्फ हमारे मुस्लिम समुदाय की नहीं, पूरे देश की जो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। दूसरी तरफ बीजेपी अपने रुख पर कायम है और कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है। तो न्यायालय के मसले पे अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम ये बहुत ही सकारात्मक अमेंडमेंट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत का जो नवनिर्माण की जो हमने कल्पना की है उसमें अमेंडमेंट बहुत सार्थक सिद्ध होगा। जाहिर है जब तक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई नहीं होगी, सियासी गलियारों में इस आग के और धधकने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 5 साल पुराने हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 साल पहले 17 साल की एक लड़की की हत्या के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। घटना साल 2020 की है, लेकिन खुलासा 5 साल बाद 2025 में हुआ। आरोप है कि मौलाना ने नाबालिग शोएब शेख के शव के टुकड़े करके अपनी दुकान के नीचे दबा दिया। घटना भिवंडी के नवी बस्ती में हुई, जहां आरोपी मौलाना गुलाम रब्बानी शेख ने अपनी दुकान के अंदर एक नाबालिग का यौन शोषण किया था, जिसे शोएब ने देख लिया था।
पकड़े जाने के डर से मौलाना ने दुकान में गला घोटकर युवा की हत्या कर दी और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे अपनी दुकान के नीचे दबा दिया। सालों बीत गए हैं लेकिन लापता लड़के का पता नहीं चला। साल 2023 में सुराग मिलने पर पुलिस ने मौलाना को हिरासत में लिया था, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला और अपना ठिकाना बदलकर दूसरे राज्य चला गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गहन पड़ताल के बाद केस की गुत्थी सुलझाई और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मौलाना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का खुमार सबके सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस खुमार के बीच फिक्सिंग से जुड़ी हुई खबर ने सबको चौंका दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के मुद्दे पर आईपीएल की सभी टीमों को आगाह किया है। बीसीसीआई ने सभी टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ को हैदराबाद के एक कारोबारी से सावधान रहने को कहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये कारोबारी खिलाड़ियों, कोच, स्टाफ और कमेंटेटर्स को मैच फिक्सिंग के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बीसीसीआई के मुताबिक इस कारोबारी के सट्टेबाजों से गहरे रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि ये कथित कारोबारी खुद को क्रिकेट का प्रशंसक बताकर खिलाड़ियों और खेल से जुड़े हुए लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। बीसीसीआई का कहना है कि ये कारोबारी खिलाड़ियों और स्टाफ को निजी पार्टी में बुलाता है और उनको महंगे तोहफे भी देता है। इस कथित कारोबारी को आईपीएल मैच के दौरान कुछ टीमों के होटल और स्टेडियम में भी देखा गया है। बीसीसीआई ने सभी टीमों और खिलाड़ियों से अपील की है कि वो इस कारोबारी की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत एंटी करप्शन यूनिट को दें। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में भीषण आग लग गई। मानेसर के ढाणा चौक पर गैस पाइप लीक होने से यह आग लगी। इस आग में 2 गाड़ियां भी जल गई हैं। लपटें बार बार विकराल रूप ले रही थी, इसीलिए दमकल विभाग को काफी दिक्कत हुई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी थी उस दौरान की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। इस आग पर काबू पा लिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने छापा मारा। उन पर विदेशी फंडिंग में फर्जीवाड़े के आरोप हैं। छापे पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। राजेंद्र नगर में दुर्गेश पाठक के इसी घर पर सुबह सुबह सीबीआई ने छापा मारा। 2.5 से 3 घंटे की खोजबीन और पूछताछ के बाद सीबीआई टीम कुछ सामान साथ ले गई। सीबीआई एक्शन को दुर्गेश पाठक से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता उनको गुजरात का प्रभारी बनाए जाने की प्रतिक्रिया और पार्टी तोड़ने की बीजेपी की चाल बता रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी को वो खत्म करना चाहते हैं, बाकी दूसरी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, तो ये उनका एक तरीका है ये करने का, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही खतरनाक है। आपने सीबीआई धमकाने के लिए भेज दिया। ये बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि मोदी जी का गढ़ गुजरात सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का चंदे वाला फर्जीवाड़ा बता रही है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया। चंदाखोर ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। इस पूरे केस में सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं उसी के बाद दुर्गेश पाठक के घर छापे की कार्रवाई बताई जा रही है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर विदेशी चंदा लिया और चंदा देने वालों की पहचान को छिपाया। जो चंदा मिला वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीधे भेजा गया। सीधे चंदा भेजना FCRA कानून का उल्लंघन है। चंदा लेने वालों में दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज का नाम शामिल है। आरोप है कि भगवंत तूर के जरिए नेताओं को $29,000 भेजे गए। 155 लोगों के भेजे गए चंदे में सिर्फ 55 के पास पासपोर्ट नंबर दर्ज है। कई बार तो एक ही पासपोर्ट से चंदा भेजा गया है। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। आरोप यह भी है कि दानदाताओं की संख्या 201 है, लेकिन सिर्फ 51 ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल किया गया है। चंदा देने वाले कनाडा के 19 नागरिकों की सही जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, देश के मैदानी इलाके इस वक्त गर्मी से परेशान हो चले हैं, तो पहाड़ों में तूफान ने लोगों को डरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात आए तूफान से कई घरों को नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ जिनके घर में शादी हो रही थी। कांगड़ा बारिश देखो, अंदर शादी चल रही है और बाहर देखो
तूफान का यही खौफ हिमाचल के ऊना में भी दिखा। यहाँ भी शादी के जश्न में खलल डालने वाले तूफान ने लोगों को डराया। सब ने दौड़कर खुद को सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया। सिरमौर में भी शादी का टेंट तूफान की मार झेल नहीं पाया। मेहमानों के लिए लगा टेंट सुबह जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ नजर आया। राजधानी शिमला भी तूफान की चपेट में थी। तेज हवाओं ने पहाड़ के पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके बाद गाड़ियों पर पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा गिरा। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक हिमाचल में इसी तरह मौसम के खराब रहने की भविष्यवाणी की है। यूपी के कानपुर और अमरोहा में अग्नि तांडव से हड़कंप मच गया। कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई, तो अमरोहा में ढोलक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। आग की उठती इन लपटों से कानपुर और अमरोहा में हड़कंप मचा दिखाई दिया, जहां भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले खौफजदा हो गए। ऊंची उड़ती आग की लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। ऊंची ऊंची उड़ती लपटों की तस्वीर कानपुर के फजलगंज इलाके की है, जहां लेमिनेशन फैक्ट्री में अचानक ही आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद सबसे पहले फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला गया और फिर फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम्स को बाहर निकाला गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोग यहाँ पे आए, इसको आग को नियंत्रित किया। हाँ, जो मजदूर पीछे फंसे हुए थे उनको भी पूर्ण रूप से निकाल लिया गया। किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई जान नहीं है। अमरोहा के तकिया मौली शाह इलाके की ढोलक फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी मची दिखाई दी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेजी से फैलने लगी। कारखाने के मालिक ने बताया कि आग पर स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझने के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। अक्सर धीमी रफ्तार से चलने या काम करने वालों की तुलना कछुए से की जाती है, क्योंकि आम धारणा यही है कि कछुआ एक सुस्त और आराम पसंद प्राणी है। लेकिन कछुए की जो कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इस कछुए ने 1, 2 या 100 नहीं बल्कि पूरे 4,500 किलोमीटर का सफर तय किया है। ऑलिव रिडले प्रजाति के इस कछुए ने ओडिशा के गहिरमाथा से अपना सफर शुरू किया था और श्रीलंका से त्रिवेंद्रम होते हुए महाराष्ट्र में रत्नागिरी तक पहुंच गया। यानी बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर और फिर अरब सागर तक का सफर इस कछुए ने अकेले तय किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए समुद्र में लंबी दूरी तय करने में सक्षम होते हैं, लेकिन संभवतः ये पहली घटना है कि जब एक कछुए ने 4,500 किलोमीटर की समुद्री दूरी तय की हो। कछुए का सफर इसलिए भी पकड़ में आया क्योंकि इस कछुए पर टैग लगा हुआ था। ओडिशा की गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 18 मार्च 2021 को इसे टैग नंबर 03233 अलॉट किया गया था। उसी टैग की मदद से ही वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस कछुए को ट्रैक करते रहे। रत्नागिरी पहुंचकर इस कछुए ने 120 अंडे भी दिए, जिनमें से 107 बच्चे भी निकले हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।